दोस्तों नमस्कार। राजतंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति की अनसुनी कहानियों की ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर घटी हुई सत्य घटनाएं हम आपके सामने वन आफ्टर अनदर लेकर आएंगे। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो 70 के दशक में मुंबई की कपड़ा मिलों के अंदर एक मजदूर का काम करता था। एक मजदूर से लेकर मुंबई का डॉन और उसके बाद पॉलिटिशियन बनने की एक रोमांचक कहानी यह है, जिसके नायक का नाम है अरुण गुलाब गौड़ी। अरुण गौड़ी की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। मजदूर से डॉन, डॉन से बिजनेसमैन और बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन का लंबा सफर उन्होंने तय किया है। अंडरवर्ल्ड और प्रदेश की सरकार, इन दोनों का मुकाबला करते हुए ऐसे कई डॉन खत्म हो चुके, लेकिन अरुण गौड़ी टिके रहे। जब मुंबई की कपड़ा मिलों में बार बार स्ट्राइक्स होने लगी, तब एक के बाद एक मिल्स बंद होने लगी और हजारों युवा बेरोजगार होने लगे थे। उसमें अरुण गौड़ी भी शामिल थे। पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढते हुए अरुण गौड़ी ने मटका और सट्टा बाजार चलाना शुरू कर दिया। उनकी मुलाकात हुई सदा पावले से, जो कि आगे जाके गौड़ी गैंग का मेन शूटर बना। अरुण गौड़ी का बचपन का दोस्त था रमा नाइक, जो कि क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। गौड़ी और रमा नाइक ने मिलकर एक गैंग बनाया, जिसके अंदर तीसरा आदमी शामिल हुआ, बाबू रेशिम। इन तीनों के नाम से बना BRA गैंग। मुंबई के भाईखला इलाका में ये BRA गैंग सारे इलीगल धंधे करने लगा, हफ्ता वसूली करने लगा। लेकिन एक बड़ी मुसीबत उनके सामने आन पड़ी थी। उसी एरिया में पहले से ही एक गैंग काम कर रहा था, जिन्हें BRA गैंग का होना पसंद नहीं आया। उस गैंग का नाम था भाईखला गैंग। उसे एस ब्रिज गैंग के नाम से भी जाना जाता था। उस गैंग का लीडर था मोहन सरमलकर। मोहन सरमलकर को BRA गैंग ने सीधा चैलेंज किया था। ऐसे में ही एक बड़ी घटना हुई, जिसकी वजह से दोनों गैंग्स के अंदर की जंग खुलेआम शुरू हो गई। रमा नाइक, जो कि अरुण गौड़ी के साथ BRA गैंग का एक लीडर था, उसका भाई अरविंद नाइक एक लड़की के प्यार में पड़ गया। उस लड़की का नाम था पुष्पा दुबे। पुष्पा दुबे कुंदन दुबे की बहन थी, जो कि भाईखला गैंग का मेंबर था। कुंदन दुबे को अपने बहन का यह अफेयर पसंद नहीं आया और उसका अरविंद नाइक के साथ झगड़ा हुआ। रमा नाइक का सबसे छोटा भाई उमाकांत जब झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच में आया, तो कुंदन दुबे ने उमाकांत को सबके सामने मार दिया। ये चिंगारी काफी थी, जिसकी वजह से दोनों गैंग्स में ओपन वॉर छिड़ गया। अरुण गौड़ी की BRA गैंग ने भाईखला गैंग के कई मेंबर्स को मार दिया। इसी टाइम पीरियड के अंदर अरुण गौड़ी का संपर्क हुआ दाऊद इब्राहिम की D कंपनी से। D कंपनी का सपोर्ट मिलते ही भाईखला के अंदर भाईखला गैंग का राज खत्म हुआ और एक ही गैंग का राज चलने लगा। वो थी अरुण गौड़ी की BRA गैंग। दाऊद की D कंपनी के साथ अरुण गौड़ी का याराना ज्यादा दिन टिका नहीं। उसकी दो वजह थी। एक, उस वक्त की कपड़ा मिलों की जमीन बिल्डर्स को चाहिए थी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और मॉल बनाने के लिए, और मिल के मालिक जमीन बेचना नहीं चाहते थे, मिल चलाना चाहते थे। मिल ना चलने से लाखों युवाओं के रोजगार जा रहे थे। इस लड़ाई में दाऊद ने बिल्डर लॉबी का साथ दिया, तो मिल मालिकों के साथ गौड़ी गैंग खड़ी हो गई। ऐसे में दो गुटों में क्लैशेस होना शुरू हो गया। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें D कंपनी का हाथ था। अरुण गौड़ी ने तय किया कि मुंबई को जलाने वाले दाऊद जैसे टेररिस्ट के साथ अब काम नहीं करेंगे। गौड़ी की BRA गैंग जैसे ही D कंपनी से अलग हुई, दाऊद ने BRA गैंग को टारगेट करना शुरू किया। BRA गैंग के लीडर रमा नाइक और बाबू रेशिम को मार दिया गया। अब गैंग में एक ही लीडर बचा था, अरुण गुलाब गौड़ी। गौड़ी गैंग के लिए सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन ऐसे में अनएक्सपेक्टेडली गौड़ी गैंग को सपोर्ट मिला शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे का। शिवसेना के दशहरा सम्मेलन में बाला साहेब ने अरुण गौड़ी और अमर नाइक को आमची मूले, मतलब हमारे लड़के, कह के सपोर्ट दिया। निराशा के अंधेरे में अरुण गौड़ी के लिए यह बहुत बड़ी आशा की किरण थी। इसी समय मुंबई के नजदीक पुणे में एक गैंगस्टर था, जिसका नाम था अजित लवंड। अजित लवंड ने गौड़ी गैंग को ज्वाइन कर लिया और तब अरुण गौड़ी का खौफ मुंबई के साथ साथ पुणे और सातारा तक फैलने लगा। दाऊद से बदला लेना अभी बाकी था और इसीलिए अरुण गौड़ी ने D कंपनी के लिए पैसे बनाने वाले लोगों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। पहला टारगेट था सतीश राजे। सतीश राजे D कंपनी के लिए पैसे बनाने का काम करता था। मुंबई के अंदर होने वाले सारे बड़े ट्रांजैक्शंस वो खुद हैंडल करता था। गौड़ी गैंग के दो शार्प शूटर्स सदा पावले और विजय टंडेल को
सतीश राजे को खत्म करने के लिए भेजा गया। सदा पावले और विजय टंडेल ने सतीश राजे की गाड़ी को परेल से फॉलो करना शुरू किया और नागपाड़ा जंक्शन पर उसकी गाड़ी रोक दी गई। हथौड़े मारकर गाड़ी की विंडशील्ड फोड़ दी गई और सतीश राजे के ऊपर फायर किया गया। उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रमा नाइक के खून का बदला लिया गया था। सतीश राजे की मौत ने डी कंपनी और गौली गैंग के बीच में खुली जंग छेड़ दी थी। दोनों गुट एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। दाऊद इब्राहिम ने गौली गैंग को खत्म करने का काम छोटा राजन के पास दे दिया था। गौली गैंग का मास्टरमाइंड अरुण जोशी डी कंपनी का सबसे पहला शिकार बना। उसके तुरंत बाद अरुण गौली के बड़े भाई पप्पा गौली को भी मार दिया गया। दोनों के मरने की वजह से अरुण गौली टूट सा गया था। बदला लेने के लिए उसने दाऊद के बहनोई इब्राहिम पार्कर को निशाना बनाया। दाऊद अपनी बहन हसीना पार्कर के बेहद करीब था। यह बात गौली बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए हसीना पार्कर के पति इब्राहिम पार्कर को उसने निशाना बनाया। जब इब्राहिम पार्कर अपने होटल के बाहर खड़ा था तब 4 लोगों ने आके उसके ऊपर गोलियां बरसाई और उसे वही मार गिराया। उस वक्त महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे भाजपा के गोपीनाथ मुंडे। मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने का उन्होंने प्रण लिया था। शिवसेना का अरुण गौली को सपोर्ट होने के बावजूद भी गौली गैंग को खत्म करने की गोपीनाथ मुंडे जी ने ठान ली थी। मुंबई पुलिस ने अरुण गौली को एक केस के अंदर सबूत ना होने के बावजूद भी जेल में डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बातें होने लगी कि गौली के अरेस्ट के पीछे बाला साहेब का हाथ है। यह सुनकर अरुण गौली का बाला साहेब और शिवसेना के ऊपर का भरोसा टूट गया। माना जाता है कि इसी टाइम पीरियड के अंदर बाला साहेब के करीबी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका ऑर्डर गौली ने जेल में से दिया था। शिवसेना और गौली गैंग आमने सामने खड़े हो गए थे। शिवसेना से बदला लेने के लिए अब अरुण गौली तड़प रहा था और यह बदला खून से नहीं बल्कि राजनीति से लेना था। शिवसेना को हरा कर लेना था। जेल में से निकलते ही अरुण गौली ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी, अखिल भारतीय सेना ABS। शिवसेना की तरह ABS ने भी मुंबई के कई इलाकों में खुद की शाखाएं स्थापन कर दी। मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस के अंदर अखिल भारतीय सेना की तरफ से दादर, परेल और भाईखला के अंदर अपने खुद के कैंडिडेट्स खड़े किए गए। दादर के अंदर अखिल भारतीय सेना की तरफ से मीनाक्षी टंडेल को टिकट दिया गया था। मीनाक्षी टंडेल विजय टंडेल की पत्नी थी, जो कि गौली गैंग का शार्प शूटर था। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, मीनाक्षी टंडेल हार गई थी, लेकिन दूसरे सबसे ज्यादा वोट्स मीनाक्षी टंडेल को मिले थे। यह देखकर शिवसेना अलर्ट हो गई और उसने मुंबई पुलिस को गौली गैंग के ऊपर कार्यवाही करने का फ्री हैंड दे दिया। मुंबई पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरुण गौली को अरेस्ट कर लिया। अरुण गौली की पत्नी आशा गौली ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर रीट पिटीशन फाइल करके अरुण गौली के रिहाई की मांग की। दोस्तों, जानते हो इस केस के अंदर गौली के वकील कौन थे? महाराष्ट्र के एक्स एडवोकेट जनरल अरविंद बोबडे ने अरुण गौली की केस लड़ी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अरुण गौली के अरेस्ट को इलीगल बताते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। अरुण गौली ये जान चुके थे कि यह अरेस्ट उनकी पॉलिटिकल पावर खत्म करने के लिए करवाई गई थी, लेकिन गौली हार मानने वालों में से नहीं थे। रिहाई के 2 महीने के अंदर ही एक बड़ी घटना हुई। घाटकोपर में मुंबई पुलिस की तरफ से दलितों पर फायरिंग की गई थी। अरुण गौली जिस मौके की तलाश में थे वो मौका उन्हें मिल गया था। उन्होंने अखिल भारतीय सेना के बैनर के नीचे एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला जो फोर्ट के हुतात्मा चौक तक चला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब करीब 2 से 2.5 लाख लोग इस मोर्चा के अंदर सहभागी हुए थे। यह मोर्चा अरुण गौली का शक्ति प्रदर्शन भी था और शिवसेना को चेतावनी भी। कोर्ट के फैसले ने अरुण गौली का हौसला और भी मजबूत कर दिया था। अब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाने में बिताने लगे। दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने अपना ध्यान गौली गैंग के मेंबर्स के ऊपर केंद्रित किया। गौली गैंग को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी विजय सालस्कर को। जी हाँ दोस्तों, ये वही विजय सालस्कर है जो 26/11 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। गौली गैंग के 2 शार्प शूटर्स विजय टंडेल और सदा पावले का एनकाउंटर कर दिया गया था। उतना ही नहीं तो विजय सालस्कर के तरफ से गौली गैंग के 70 से 80 मेंबर्स को मार गिराया गया। गौली गैंग का हेडक्वार्टर था भाईकला की दगड़ी चौल। उसी दगड़ी चौल के सामने एक पुलिस चौकी बनाई गई जिसका नेतृत्व कर रहे थे खुद विजय सालस्कर। इतने सारे प्रेशर्स के बावजूद भी अरुण गौली की लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। 2004 में वो खुद अखिल भारतीय सेना के टिकट से चिंचपोकली सीट से विधानसभा का चुनाव जीत गए थे।
उनकी बेटी गीता भी मुंबई महानगर पालिका के चुनावों के अंदर जीतकर कॉर्पोरेटर बन गई थी। लेकिन अखिल भारतीय सेना के अंदर सब कुछ आलबेल नहीं चल रहा था। गौली के भांजे सचिन अहिर ने अखिल भारतीय सेना को छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और अब वो गौली का प्रतिद्वंदी बन चुका था। 2009 के लोकसभा चुनावों में मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट पर अरुण गौली और सचिन अहिर आमने सामने खड़े हो गए। गौली अपनी पार्टी की टिकट के ऊपर, एबीएस के टिकट के ऊपर खड़े थे। सचिन अहिर को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने टिकट दिया हुआ था और शिवसेना ने टिकट दिया था मोहन रावले को। अरुण गौली और सचिन अहिर ने एक दूसरे के वोट्स काटे। अरुण गौली को करीब 90,000 वोट्स मिले थे, लेकिन एक दूसरे के वोट काटने की वजह से दोनों की हार हुई और उसमें जीत हुई शिवसेना के मोहन रावले की। अरुण गौली तेजी से एक पॉलिटिकल फोर्स के स्वरूप में उभर रहे थे, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। 2007 में शिवसेना के नेता कमलाकर जमसंडेकर का उनके घर के अंदर ही खून हुआ था और ये इल्जाम लगाया गया था कि ये खून अरुण गौली ने करवाया है। उस केस का फैसला अरुण गौली के खिलाफ आया और अगस्त 2012 में अरुण गौली को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा हुई। अरुण गौली जेल में होने की वजह से उनकी पार्टी बड़ी नहीं हो पाई, लेकिन आज भी मुंबई के कुछ इलाकों में अरुण गौली का सिक्का जरूर चलता है। तो ये कहानी थी एक मजदूर का डॉन और डॉन का डैडी बनने की। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।